तो हम लोग भी बातचीत शुरू करते हैं, है ना। बहुत अच्छा है कि आप लोग क्लास में मौजूद हैं, वरना कैमरे को देखकर बात करना थोड़ा सा जो है, ठीक है, तो स्वाभाविक चेहरे के हाव भाव नहीं आ पाते हैं, है ना। रहने से कम ये होता है, ठीक है, कि हाँ आप बात किया, यस नो। तो पीटी का डिस्कशन है और कुछ सेगमेंट की तो बातचीत हो ही गई है आप लोगों से, है ना। हिस्ट्री वाले सेगमेंट पे मैं भी बात करूंगा। एक बार प्रश्नों का आंसर हम लोग देख लेते हैं और फिर क्या सुझाव है और क्या ध्यान रखना है, ठीक है, उन बिंदुओं पे भी बात आपसे कर लेंगे। एक सवाल पूछा गया है ना, ठीक है, कि धान्य काटक, पहले एक बार प्रश्न का आंसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी या जो कुछ भी है ना, पिछले बार से क्या चेंज आया, जो कंपेरेटिव है, आगे के लिए क्या ध्यान रखें, है ना। धान्य काटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, ठीक है। बौद्ध संप्रदाय है महासांघिक, हुआ। ये यूपीएससी ना अतिरिक्त जानकारी देके पूछती है कभी कभी सवाल, जैसे पूछती ना धान्य काटक किस एक क्षेत्र में है, तो 4 शब्द में खत्म हो जाएगा। यही पूछना था उसको, बट क्या हुआ कि 10-15 शब्द और यूपीएससी ने, मेंस में भी ऐसा ही करती है, पीटी में भी ऐसा ही करती है, थोड़ा आप पढ़िए। तो यूपीएससी ने बता दिया कि महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध, ये इंफॉर्मेशन दे रही है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें समझने समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है, बहुत क्लियर है कि ये आंध्र क्षेत्र में था। क्वेश्चंस के बारे में बता दें आपको कि अब डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स तैयारी कैसे करते हैं। जैसे मेरा जो सुझाव हमेशा होता है स्टूडेंट को कि आप पूरे सिलेबस को ठीक से समझें और पढ़ें, उसमें कोई भी कटौती ना करें किसी भी तरह की। जब शुरुआती, और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, किसी एक किताब से या किसी एक नोट से पढ़िए आप। तो जो मौर्योत्तर काल का टॉपिक है हमारा, है ना, जो मौर्योत्तर काल का टॉपिक है हमारा, ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास सभी लोग पढ़ते हैं, है ना। और मौर्योत्तर काल आर्थिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि दूसरे शहरीकरण का चरमोत्कर्ष माना जाता है मौर्योत्तर काल जो है। और इस दौर में बहुत सारे नए नए शहर उभर कर सामने आते हैं। तो रेगुलर जो रूटीन वाली क्लास भी होती है हम लोग की, या जो सुझाव देते हैं, उसमें प्रायः ये बताते हैं कि भाई देखो, इस शहरों के लिए जाना जाता है ये काल। और अक्सर कई क्लासेस में धान्य काटक शब्द का भी यूज किया है। कभी कभी क्या करते हैं, आर्य शर्मा की किताब निकाल, बच्चे जो लेकर आते हैं भाई उनसे बातचीत करते हैं, निकालो किताब, उसमें दिखाते हैं कि देखो ये शहरों के बारे में दिया हुआ है, ये सब जानना चाहिए। पुराने शहर और नए शहर पे प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। अब डिपेंड करता है कि जो बच्चे केवल कल्चर पढ़ के जाएंगे तो उनको ये बात पकड़ में नहीं आएगी, थोड़ा फंस जाएंगे, क्योंकि बहुत रीजनिंग का स्कोप समझ नहीं पाएंगे क्या हो सकता है। और जो बेसिक स्टडी कर रहे हैं, मौर्योत्तर काल में शहरों के बारे में पढ़ के जा रहे हैं, तो उनके लिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो अपनी तैयारी के हिसाब से आप असेस करिएगा, ठीक है। बट मैं जिस तरह से गाइड करता हूँ, सुझाव देता हूँ, उसमें केवल बेसिक पढ़ने के लिए कहता हूँ। जैसे रामचरण शर्मा की एक बेसिक किताब है, और उसमें बहुत बोल्ड इसको बताया गया है, और भी कुछ शहरों का है, पैठान है, तीर है, धान्य काटक है। एक पैराग्राफ में तमाम शहरों का उल्लेख किया गया है, जो कि रूटीन वर्क का पार्ट है वो। और जो थोड़े बहुत स्टूडेंट अवेयर हैं, सब जानते हैं कि रामचरण शर्मा की किताब प्राचीन भारत पे एक बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। एक किताब को आप बार बार पढ़ें तो उसका एक फ़ायदा मिल सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपका अप्रोच क्या रहा है, उस पर डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से जो सिलेबस को पढ़कर चलते हैं उनके लिए बेसिक सवाल है ये, ठीक है। तो इसको आप बनाना चाहिए कि स्टूडेंट को, यदि वो यूपीएससी प्री के लिए जा रहा है तो अंतर कर दिया हमने, आप अपनी तैयारी के हिसाब से इसको जज करिएगा, ठीक है।
प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस तरह का सवाल यूपीएससी प्राय पूछती है ना। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, एक सवाल पूछा गया इसमें। इस वाले ऑप्शन में स्टूडेंट्स के थोड़े ट्रैप होने की संभावना है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में स्टूडेंट थोड़ा फंस सकते हैं कि स्तूप एक अर्धगोलाकार ढांचा होता है, ऊपर हर्मिका होता है, ऊपर छत्र बने हुए होते हैं, तोरण होता है स्तूप में, है ना, रेलिंग होता है स्तूप के अंदर, हर्मिका के चारों तरफ भी रेलिंग होता है। मतलब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हर कोई को पता होता है। और स्तूप बौद्ध धर्म के साथ लोकप्रिय है। कॉमन सेंस के हिसाब से देखेंगे तो आप जो रुपये प्रचलन में है उसमें जैसे 200 रुपये के नोट पे भी देखेंगे आप तो सांची का स्तूप बना हुआ है। यानी हम रुपयों को भी देखेंगे तो हम कई बार हम चीज़ों को नोटिस कर सकते हैं। बट ये थोड़ा स्पेसिफिक आ गया कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप शब्द बौद्ध धर्म के साथ लोकप्रिय हुआ है, बट जो स्तूप की संकल्पना है वो बौद्ध धर्म से पहले भी मौजूद है, किताबों में भी रहता है ये। बट आम तौर पे स्तूप का मतलब बौद्ध धर्म हम ये मान के चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को कठिनाई हो सकती है डिसाइड करने में कि हम इसे माने या ना माने। प्रायः स्टूडेंट इसे मान लेंगे कि बौद्ध संकल्पना है, ठीक है, जबकि एक्चुअल में कई किताबों में है कि बौद्ध संकल्पना नहीं है ये। फिर भी मेरी निजी राय है कि यूपीएससी का जब तक आंसर ना आए इसे कोई गलत ना माने। प्रैक्टिकली तो हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्या पता यूपीएससी किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रही हो उसको। बट मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स है हम लोगों के पास, जो हमने आंसर शीट भी दिए हैं और खुद हमने कम से कम 3 सोर्स में देखा उसको अलग अलग। तो नहीं, बौद्ध संकल्पना वो नहीं है, ठीक है। बातचीत में, चर्चा में भी हम लोग इसको लेते हैं, बताते हैं क्लास के अंदर, लेकिन हूबहू एकदम एग्जैक्ट कि हर बार नहीं आप ये जान लो बौद्ध संकल्पना नहीं है, तो ऐसा कोई सोच के नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो ये एक वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा रिस्की हिस्सा था, पहला ऑप्शन इसमें, ठीक है। मतलब बहुत सारी क्लासेस में मैंने भी जिक्र किया कि नहीं पहले प्रचलित था, ये लिखवाया भी हमने क्लास नोट्स में, बट ये सोच करके नहीं कि अभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा या इस तरह की चीज़ें जहन में चल रही हैं। तो थोड़ा सा इसमें जब स्टूडेंट सॉल्व करने जाएगा तो उसकी दुविधा रहेगी। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, ठीक है, ये जो ऑप्शन इसमें दिया गया है। पहली बार जो आया था तो बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था, उस पर 8 स्तूप बनाए गए थे, आगे स्तूप की परंपरा रही है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी स्तूप के बारे में जानता है ये भी जानता है कि बौद्ध संकल्पना तो है, बट मूलतः बौद्ध ही है, बस इसको लेकर एक बात अटक जा रही है। बट इसमें किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं होगी। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित, यानी जो मन्नत वगैरह या, ठीक है, या स्मारक संरचना होती है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन कि भाई एक तरह से आप देखोगे भाई अलग अलग उद्देश्यों से स्तूप बनाए जाते हैं, बेसिक जानकारी है, ठीक है। बुद्ध के अवशेषों के ऊपर तो हो ही गए, फिर बुद्ध के द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, जो वस्तुएं थी उसके ऊपर, जिन क्षेत्रों से बुद्ध का संबंध रहा है, या फिर पूजा के उद्देश्य से, है ना, वे स्तूप, ये 4 अलग अलग टाइप बहुत पॉपुलर है स्तूप के। तो ये वाली भी बेसिक जानकारी है। थोड़ा हिंदी अनुवाद में कभी कंफ्यूजन हो सकता है आपको। इसमें एक वर्ड इसका जो इंग्लिश अनुवाद है वो है वोटिव। और अभी जो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जो पीटी 365 की क्लास होती है, मैगजीन होती है, उसमें बोध गया वाले परिसर में बहुत सारे वोटिव स्तूप मिले हैं। तो जब हम पीटी वाली क्लास ले रहे थे या मैगजीन में उसको एक्सप्लेन किया गया था, मैंने भी काफ़ी एक्सप्लेन किया था, बताया था उसको। तो यानी यदि हम करंट के भी टच में है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसको, वैसे भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। कभी अनुवाद इशू होता है, छोटा सा एक सुझाव है कि आप अंग्रेजी की तरफ भी थोड़ा मूव करिएगा। जब भी क्वेश्चंस पढ़िए अंग्रेजी के प्रश्नों को भी थोड़ा पढ़ने की आदत डालिए। बार बार नहीं पढ़ना आपको, जब कहीं कंफ्यूजन हो तो वहां आप सपोर्ट ले सकते हैं कभी आप। अब इसमें 2 सही हैं, जो आजकल एक नया ऑप्शन चला हुआ है ना, केवल एक युग्म सही है, 2 युग्म सही है ना। तो इसमें 2 युग्म, ये 2 सही हैं। कौन सा 2 सही है? ये नहीं होता है। पहले क्या होता था कि ए सही, बी सही, ए बी सही, सी डी सही, ऐसे है ना। तो इसमें 2 सही हैं, ठीक है। तो हमने इसका आंसर भी टिक कर दिया। बट स्टिल जो बच्चे मान लो तीनों मानकर चल रहे हैं, है ना, वो एक बार आप यूपीएससी का वेट कर लीजिएगा। पूरी तरह से प्रामाणिक है, मैंने भी देखा है इसको,
हर तरह से। और यूपीएससी क्या मानती है कभी कभी ना, ये कन्फ्यूजन, चूंकि ठीक है, हालांकि मूलतः शब्द लगा करके यूपीएससी ने एक तरह से इसको गलत मानने का स्कोप खोल लिया है। स्तूप एक बौद्ध संकल्पना है तो चल जाता है 50-50, बट मूलतः बौद्ध संकल्पना है तो इसकी गलत होने की बहुत ज़्यादा संभावना, ठीक है, तो हम गलती ही मान के चल रहे हैं, प्रमाण भी इसे गलती बता रहे हैं। बट फिर भी क्या होता है ना, जो बच्चे क्वेश्चंस वगैरह मिलाते हैं, किन्हीं का स्कोर 90 है, पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, पता चला 85 ही था उनके पास, 95 उन्होंने काउंट किया तो 85, किसी ने काउंट किया 85 है, 95 पहुंच गया उनका। आमतौर पे 5-7 नंबर तो हर स्टूडेंट्स के या तो ऊपर चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं। आप किसी से भी देखिएगा अपने आसपास, या आपने भी दिया होगा तो, जो आपने जो सोचा होगा, तो इसलिए जहाँ थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो रख लेना चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर बना रहा है ना, तो बनाते बनाते कुछ और सोच के उसने आंसर बना दिया, कई बार देखा बस उसके दिमाग में वही चल रहा है। ठीक है, ऐसा होता है ना, हम लोग भी पेपर जब बनाते थे कभी कभी मान लिए पहले से तो बना रहे हैं, तो मे भी, ठीक है। ये दूसरा हिस्सा है। हाँ, डिफिकल्टी लेवल की बात करें आपसे हम, तो हर बच्चे को अटेम्प्ट लेना चाहिए, चूंकि कल्चर का क्वेश्चन है ये, और बहुत क्लियर है कि दूसरे और तीसरे की तरफ संभावना बहुत ज़्यादा है। एक होता है ना कि बहुत इजी है या मीडियम रेंज का है या बहुत हार्ड है, तो आप इसको मतलब इजी से मीडियम के बीच में कहीं रख सकते हैं, हार्ड वाली तो बिल्कुल भी बात नहीं है इसमें क्वेश्चन में भी। तो दूसरा सवाल भी अटेम्प्ट लेना चाहिए था स्टूडेंट को। बेसिक तैयारी कहने का मतलब आप हिस्ट्री का कोई हिस्सा छोड़ के ना जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा सवाल, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में, ठीक है, कोरकई, पुहार, चूंकि हिस्ट्री में इस बार ज्यादा कुछ है नहीं और जो है सब वन लाइन वाला है, ठीक है, कोरकई, पुहार और मुसरी या मुजरी किस रूप में सुविख्यात थे। फिर एक बार ये बेसिक जानकारी पे टिक जाता है, ठीक है, और कोई भी संगम काल यदि पढ़ के जाता है तो थोड़ा भी संगम काल पढ़ा तो उसे ये पता रहता है, ठीक है, थोड़ा भी संगम काल जानता है तो उसे ये पता रहता है। ये तीनों बंदरगाह है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। कोरकई, पुहार, मतलब ये हो गया आपका चोलों का बंदरगाह हो गया आपका, ठीक है ना, एक कोरकई हो गया आपका और एक मुजरिस हो गया आपका। मुजरिस चेरों का बंदरगाह था, है ना। ऐसे करके फिर सबके कैपिटल भी अलग अलग होते थे, जैसे चोरों का वंजी था, ठीक है, पांड्यों का मदुरा था, है ना, और चोरों का उरैयूर था, चोलों का उरैयूर था, है ना। तो कैपिटल भी इनके अलग अलग होते थे, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैं फिर एक बार कहूँ, जैसे किसी ने आर्य शर्मा का किताब पढ़ा हो या मैं मतलब थोड़ा भी रीडिंग किया हो तो वो सॉल्व कर लेगा इसको। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल बनना चाहिए और इजी वाली श्रेणी में ही मैं रखूंगा इसको, मतलब इस क्वेश्चन को जो मेरा है ना। अब जब मैं इजी कह रहा हूं या टफ कह रहा हूं तो आप देख लीजिएगा, यदि आप सेलेक्टिव पढ़ते हैं तो आपके लिए तो बहुत टफ है, पूरे सिलेबस को करके जाते हैं तो फिर ये टफ नहीं है। बस इतना अंतर रखिएगा आप, हर बच्चों का थोड़ा अलग अलग अप्रोच होता है ना। आंध्र में होगा धान्य कटक। आर्य शर्मा में ना मौर्योत्तर काल में 4 चैप्टर दिए हुए हैं, एक सातवाहनों के ऊपर दिया हुआ है, एक सकोर कुषाणों के ऊपर दिया हुआ है, एक व्यापार अर्थव्यवस्था पे दिया हुआ है, एक संगम काल पे दिया हुआ है। 4 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर से तो एक एक सवाल दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। धान्य काटक वहाँ साफ लिखा हुआ है, और वो भी उस चैप्टर के आखिरी के 1.5 पेज में शहरों की बात हो रही है, और 1.5 पेज के पहले पैराग्राफ में धान्य काटक से ही और तमाम शहरों का उल्लेख, जो कि बेसिक किताब है उसमें आप देखेंगे आप तो वो दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में वर्णित वटिकरुल की प्रथा को स्पष्ट करता है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि अब ये एक स्पेसिफिक सवाल है, हिंदी के सोर्स में यदि हम लोग बात करें, जैसे इग्नोव की बात करें हम, आर्य शर्मा की बात करें हम, मतलब पुराने सोर्स की बात करें हम लोग, तो वहाँ से आपको ये टर्म नहीं मिलेंगे। एक नई किताब है जो बहुत मोटी पुस्तक है और
बच्चे ग्रेजुएशन वगैरह में उसको पढ़ते हैं, कभी कभी ऑप्शनल कभी बच्चे पढ़ते हैं। उपेंद्र सिंह की किताब है, उपेंद्र सिंह की किताब में टर्म दिया हुआ है। इवन आर्य शर्मा में कम से कम 20 टर्म होंगे संगम काल के। संगम काल पे देखो, केवल संगम काल पे 2 सवाल हो गए, ठीक है, ये सवाल भी संगम काल, संगम कविताओं में वर्णित वटिकुरुत्तल की प्रथा को स्पष्ट करता है। तो ये क्या होता था? तो चौथा था, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु को स्वीकार करना। ये प्रथा क्या थी? राजा यदि युद्ध में पराजित हो गया तो वो मृत्यु को स्वीकार, ये उसकी प्रथा थी। अब कोई व्यक्ति युद्ध में मान लो मारा गया उस समय, तो उसकी याद में पत्थर लगाए जाते थे, मेमोरी स्टोन, उसको वीरकल कहा जाता था। जैसे ये टर्म भी आर्य शर्मा लिखते हैं। उन महिलाओं का समाज में बड़ा सम्मान था जिनके पुत्र युद्ध में मारे जाते थे। तो ऐसे करके युद्ध की बहुत सारी परंपराओं पर उल्लेख है, क्योंकि संगम जो कविता है वो ज्यादातर युद्ध केंद्रित ही है, साम्राज्य विस्तार, राज्य विस्तार और युद्ध पे है। हाँ, लेकिन अब ये टर्म बहुत लोकप्रिय नहीं है, कभी कभी प्रैक्टिस में आ गया हो या कहीं आपने पढ़ लिया हो तो ठीक है। तो इसको पहली नज़र में डिफिकल्ट श्रेणी में आप रख सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि अब सोर्स क्या। तो अब उपेंद्र सिंह वाली किताब जीएस का कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ के जा सकता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे टर्म हैं, तो कोई भी टीचर क्या सोचकर आपको बताएगा, बड़ा मुश्किल काम होता है ये। तो पहली नज़र में हाँ किसी का क्लिक कर गया होगा तो कर गया होगा, ठीक है, बट पहली नज़र में ये डिफिकल्ट है। इसका आंसर है डी, ठीक है, इस प्रथा का आंसर जो दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। होयसल, गढ़वाल, काकतीय, यादव, ठीक है, 4 डायनेस्टी का उल्लेख किया गया है। कह रहा है कि कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं सदी ईस्वी में स्थापित किए। थोड़ा बहुत अनुवाद पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे आद्य का एग्जैक्ट इंग्लिश होता है प्रोटो, और यहां जो पूछा गया है अर्ली, तो इसको यदि वो प्रारंभिक कर देती यूपी से तो पता नहीं क्या चला जाता उसका। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि अनुवाद से भी थोड़ी समस्या आ जाती है। आद्य शब्द भी प्रारंभ का ही अनुवाद है, बट आद्य लोकप्रिय अनुवाद नहीं है, प्रारंभिक लोकप्रिय अनुवाद है, बस ये इतना ही अंतर आ जाता है। अब आद्य को लेकर के एक वजह से पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आद्य का मतलब ये प्रारंभिक अवस्था है, बट लोकप्रिय अनुवाद नहीं है। वो प्रारंभिक लोकप्रिय शब्द है, वो कर देने से लगता है अच्छा प्रारंभिक 8वीं सदी। अब यूपीसी बॉस है, ठीक है, थोड़ा सा ये एक डिसएडवांटेज रहता है कभी कभी, है ना। अब कह रहे हैं कि जो चारों राज्य हैं, कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य जो हैं प्रारंभिक 8वीं सदी ईस्वी में स्थापित किए थे। इनमें से कितने ने? प्रारंभिक 8वीं कहने का मतलब मान के चलो अब 700 से लेकर के 720, 30, 50 भी पहुंच गए, 50 भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, प्रारंभिक 8वीं सदी। तो अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इस वाले सेगमेंट से पिछले 3-4 वर्षों से लगातार एक क्वेश्चन है। पिछले डिस्कशन में भी हमने स्टूडेंट से कहा था कि भाई देखो, संक्रमण काल वाले टॉपिक से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, और किसी न किसी रूप में कभी अरेंज करने के लिए आ रहा है, कभी एक तरफ वंश का नाम, शासकों का नाम। पिछली बार बहुत ही डिफिकल्ट था, एक तरफ वंश था और एक तरफ शासक थे, और ऑप्शन भी बहुत टफ था, 1 युग या 2 युग, तो किसी कीमत पे नहीं बनता वो। फिर भी हमने सुझाव दिया था कि भाई आप बस अवेयर रहिएगा वंशों को लेकर, कुछ लोकप्रिय शासकों को लेकर, ठीक है, उसको बंद नहीं करना आपको। तो चारों बार जो सवाल पूछे गए, यदि बेसिक जानकारी, तो पिछले साल वाले सवाल बनने वाले नहीं थे, बट बाकी 3 सवाल जो थे बनने वाले थे हर एक साल। अब ये सवाल भी इजीएस्ट में आएगा, मतलब यदि आपको अंडरस्टैंडिंग है तो। भाई 7वीं सदी मतलब 8वीं सदी कह रहे हैं, तो आप देख सकते हो कोई भी स्टूडेंट होयसल, काकतीय और यादव, मोटे तौर पे इन तीनों राज्यों को पढ़ता है सल्तनत काल के समकक्ष, और ये कल्याणी के परवर्ती चालुक्य के बाद इनका इमरजेंस होता है। मतलब संस्थापक कौन है, आखिरी कौन है, लोकप्रिय कौन है, वो बाद की बात हो गई। ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट सिर्फ फ्लो में पढ़ रहा है तो उसे पता होगा। रेगुलर क्लासेस में जो हम लोग लेते आते हैं उसमें मतलब बहुत बेसिक सी बात है, ये तो बताते ही बताते हैं। हम ये जरूर कहते हैं कि शासक इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, एक आधा नाम जान लो आप, बट ये तो जानना ही चाहिए स्टूडेंट को। और
यदि वो आर एस शर्मा सतीश चंद्रा की किताब पढ़ रहा है तब भी सॉल्व हो जाएंगे, यदि वो समझ के ठीक से पढ़ रहा है तो। एक चीज़ बहुत क्लियर है, पिछली बार हर क्वेश्चंस में ये कहना होता था मुझे कि आपसे नहीं बनेंगे। आप कभी देखिएगा 2022 का वीडियो जो प्रीलिम्स का था, भाई ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये मुश्किल से बनेगा। इस बार चीज़ें जो हैं रामचरण शर्मा, सतीश चंद्रा और विपिन चंद्रा के लेवल पे ऐसी हैं। ये पुरानी एनसीईआरटी किताब है जहां आपको लगेगा कि हाँ आप देखो 50% से ज़्यादा सवाल जहां बन रहे हैं वहां उस सेगमेंट में तो आप बहुत अच्छी स्थिति में, ठीक है। और इस बार के पेपर में हिस्ट्री ने वो मौका दिया है कि यदि आपकी बेसिक तैयारी है तो 50% क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे होयसल है मान लो, है ना, तो अब मोटे मोटे तौर पे भी हम लोग बात करें तो कोई भी राज्य आप देखोगे ये तीनों राज्य 12वीं 13वीं, यादव थोड़ा पहले आ गए हैं, पर चर्चा होती है मेन सल्तनत के समकालीन, तो 8वीं सदी कहाँ 12वीं 13वीं। तो कॉमन सेंस कोई लगा सकता था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने इन राज्यों को पराजित किया था। जब मेडिवल इंडिया पढ़ता है तो सब ये नाम आते हैं, तो ठीक है उसके समकालीन रहा होगा, एक तरीका ये हो सकता है सोचने का। वर्ष याद नहीं रहेंगे किस सदी में है, ठीक है, वो इतना रिस्क रहता है, उतना रिस्क लेना पड़ता है। गढ़वाल के साथ ये होता है कि जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है पूर्व मध्यकाल, जैसे मान लो उसने प्रतिहारों के बारे में पढ़ा, तो मेनली 8वीं से 10वीं सदी या 11वीं सदी के प्रारंभ प्रतिहार हो गए उत्तर भारत में। जब प्रतिहार कमजोर पड़ जाते हैं तो गुजरात में सोलंकी वंश, ये सब आपका जो है 11वीं 12वीं सदी में मेन उभर कर आते हैं। प्रतिहारों के पतन के बाद तो गुजरात में सोलंकी वंश, राजस्थान में चौहान वंश, बुंदेलखंड में चंदेल वंश, उत्तर प्रदेश में घरवाल या राठौर वंश। तो ये भी बहुत बेसिक जानकारी है, ठीक है, ये भी बहुत बेसिक जानकारी है। या तो फिर किताब आपने पढ़ रखी हो, जैसे हमने कहा कि दोनों तरीके से आप देखो आप, तो इसमें भी कॉन्फिडेंस वाली बात थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ा सा रीजनिंग होना चाहिए। तो ये भी मतलब डिफिकल्ट तो नहीं है, आप इसको या तो मीडियम रेंज में रख लीजिए या इजी वाले में रख लीजिए, आपके ऊपर है, डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेसिक किताब में है ये। क्लियर सभी को? अब 3 काम ने बताया अलाउद्दीन खिलजी के समकक्ष है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कोई कैलकुलेट कर ले भाई कि भाई कब से कब रहा, तो 1296 से 1316, तो कहाँ 13वीं सदी 12वीं सदी, बहुत हुआ तो 11वीं सदी। और थोड़ा एक तरीका ये भी होता है, जैसे हम लोग मान लो सपोज दैट एग्जांपल देके आपको बताएं हम कि जब हम पढ़ते हैं तो ये वाला इलाका एक हो गया, है ना, और एक ये वाला इलाका हो गया, और एक ये वाला इलाका इंडिया के मैप में। तो जब हम यहां पढ़ते हैं तो पहले वातापी के चालुक्यों का शासन हुआ इस पूरे इलाके में, ठीक है। वातापी के चालुक्य के बाद यहां शासन हुआ मान्यखेत के राष्ट्रकूटों का इस पूरे इलाके में, महाराष्ट्र, आंध्र, उत्तरी कर्नाटक, ठीक। राष्ट्रकूटों के बाद आए कल्याणी के परवर्ती चालुक्य, करीब करीब 1200 ईस्वी तक रहेंगे वो, 1190 ईस्वी तक। बट जब कोई राज्य का पतन होता है तो पहले छोटे छोटे राज्य उभरने लगते हैं, कॉन्सेप्ट से अंडरस्टैंडिंग होती है ना। और कल्याणी के चालुक्यों के पतन के बाद ये तीनों राज्य 1190 तक कल्याणी के चालुक्यों का शासन रहा है। तो ये इस एंगल से भी ये मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद ये 3 राज आते हैं और दक्षिण भारत में मथुरा के पांडे आते हैं, चारों समकक्ष थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर ने चारों के विरुद्ध अभियान किया था। ये लोकप्रिय जानकारी है, ठीक है। तो ये एक है अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल था ये, बट अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल था ये। एक होता है ना कि एकदम याद करके लिखना नहीं, तो यहाँ स्कोप था सही करने का। अब इसके पहले जो प्रथा पूछा है वट्टकरुटल करके, तो वो अब तो याद है तो ठीक, और आप कितना रीजनिंग करेंगे, क्योंकि वो तमिल वर्ड है ना, आप उसको ठीक है वो रीजनिंग किया जा सकता है, बट वो सेंस होना चाहिए आपके पास, तो उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं था। इसलिए हमने कहा ठीक है आप लकी चैप है यदि आपके हाथ में था वो इंफॉर्मेशन, तो अदरवाइज डिफिकल्ट। बट ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ले सकते हैं कोई भी, है ना। ये पहली बार में क्लियर है कि ये डिफिकल्ट हैं, और
पिछले साल भी बहुत डिफिकल्ट पूछा गया था ये, जो साहित्य पे एक सवाल पूछे गए थे, ठीक है। इस साल भी क्लियर है कि डिफिकल्ट ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि जो ऑप्शन आ रहा है उससे चीजें बिगड़ मतलब टफ हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप, जैसे देवी चंद्रगुप्त, ये एक लोकप्रिय किताब है जो किसी भी स्टूडेंट्स को पता रहेगा, ठीक। ये विशाख दत्त की रचना है। बिल्हन एक लेखक हैं, अभी हमने बताया था ना कल्याणी के चालुक्य, तो विक्रमादित्य 6 विक्रम चालुक्य संवत चला था, उनके दरबारी कवि हैं बिल्हन, उन्होंने विक्रमादेव चरित्र लिखा था। ये भी आर्य शर्मा की किताब में उल्लेख है, बिल्हन का भी जिक्र है, और एक लोकप्रिय साहित्य है जिसकी जानकारी हम लोग भी लेके चलते हैं, है ना। तो भाई पहला तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्लियर। हम्मीर महाकाव्य ये मिल सकता है, थोड़ा बहुत एफर्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। मतलब हम्मीर देव के ऊपर है, मध्यकाल में है, और नयन चंद सूरी इसके लेखक हैं, ये सही है। ये प्रैक्टिस वगैरह में कभी पढ़ने के दौरान आ सकता है, बट नॉर्मल जानकारी नहीं है ये भी कि आप एकदम याद ही रख लोगे। डिफिकल्ट ही मानो इसको भी आप वैसे, है ना। जैसे अपने प्रैक्टिस पेपर में दिया हुआ था, विजन का जो टेस्ट सीरीज होता है ना, अब उसमें था, तो अब कोई लगातार बना रहा है, गलतियों से पढ़ रहा है, तो वो कर लेता सॉल्व, प्रैक्टिस पेपर में था, ठीक है। मिलिंद प्रश्न यहां लिखा हुआ है नागार्जुन। अब यहां एक दुविधा क्या होती है कि आर्य शर्मा अपने किताब में एक बार नागार्जुन और नागसेन एक ही व्यक्ति को मान लेते हैं, ठीक है, कि भाई एक नागार्जुन है जो मौर्योत्तर काल में है, एक नागार्जुन है जो कनिष्क के समकालीन है, दूसरी सदी ईस्वी में है, ठीक है, और एक जो नागसेन है ये 2nd सेंचुरी बीसी में है, दोनों में 300 साल का गैप है कम से कम। जो नागार्जुन है बौद्ध विद्वान है, माध्यमिक संप्रदाय या शून्यवाद के संस्थापक हैं, माध्यमकारी का उनकी किताब है, बहुत पॉपुलर रहा उनका सेक्ट्स, ये हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में। और मिलिंद प्रश्न के बारे में भी पढ़ते हैं, राजा मिलिंद के बारे में पढ़ते हैं, 165 से 145 ईसा पूर्व इनका शासन रहा है, ये इंडो ग्रीक शासक थे। भिक्षु नागसेन से इनका शास्त्रार्थ हुआ था, फिर बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। यूपीएससी ने पहले भी एक बार सवाल पूछा था, और मिलिंद प्रश्न के रचनाकार के बारे में, उसमें नागार्जुन भी ऑप्शन था और नागसेन भी ऑप्शन था। तो जब दोनों ऑप्शन यूपीएससी ने एक बार दे दिया, इसका मतलब यूपीएससी किसी एक को मानती है। 90s में पूछा गया सवाल ये, ठीक है, और ज्यादातर किताबों में नागसेन ही दिया हुआ है, समझ में आ रही बात। तो एक जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इतना आपको नहीं शोध करना है, आपने बस प्रैक्टिस करनी है। तो उस हिसाब से आप इसको भी गलत। और नीति वाक्य मृत सोमदेव सूरी, आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो कभी शायद, बट डिफिकल्ट है ये, पहली बार में आप इस किताब को भी नहीं पकड़ सकते हैं, यानी 2 सही है इसमें, ठीक है, 2 सही है इसमें। तो अब होता ना कि 2 सही, केवल 1 सही, केवल 2 सही, 3 सही, ऊपर से कोई सही नहीं ऐसे करके ऑप्शन, तो 2 सही है इसमें, ठीक है। तो डिफिकल्ट मानिएगा इसको आप, चूंकि ऑप्शंस के कारण डिफिकल्ट हो जा रहा है ज़्यादा ही, है ना, वरना 1-2 क्लू करके भी स्टूडेंट्स उसको फिट कर लेते थे पहले, क्या इसमें ये करेंगे हम, है ना। ठीक है, हम बात कर लेंगे आपसे, हम अभी ऑप्शन को लेकर के भी एक बार जो मेरा अनुभव है शेयर कर दूंगा मैं। आप ज़्यादा स्मार्ट हैं इसलिए अभी आत्मा शब्द देख करके लगा कि ये पता नहीं कौन सा सवाल आ गया है ना। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, मतलब किसी एनिमल में, जीव में या पौधों की ही नहीं है ना, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं, फ्लोइंग वाटर, शिला यानी पत्थर, और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित, सृष्टि के कण कण में, मतलब हर चीज में आत्मा वास करती है। तो ये ना बहुत एलिमेंट लेवल का इंफॉर्मेशन है ये। कोई भी जैन धर्म यदि पढ़ता है, जैन फिलॉसफी पढ़ता है, तो उसे ये पता रहता है कि हाँ भाई हर चीज में, वो निर्जीव वस्तुओं में भी वो आत्मा की बात, मतलब आमतौर पे, या प्रैक्टिस करके जाएगा, 50 सवाल तो बना के जाएगा। आर्य शर्मा पढ़ के जा रहे तो वहां से भी सॉल्व कर सकता है।
स्टेटमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग। अब पूछा गया कि भाई किस धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते थे, भारत में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो बौद्ध परंपरा ईश्वर और आत्मा को तो मानती ही नहीं है, एक अंतर भी हो जाता है। जैन परंपरा मानती है, शैव और वैष्णव परंपरा भी दोनों मानती है, बट सृष्टि के कण कण में आत्मा की बात कहां करते हैं वो। तो निर्जीव वस्तु में भी आत्मा की बात ये जैन परंपरा ही करती है। ऐसे पूछोगे आप, ठीक है, प्रैक्टिस लेवल को देख करके, तो मेरा मानना ये इजी से मतलब मीडियम रेंज में इसको भी रखिए आप, ये डिफिकल्ट रेंज नहीं है क्वेश्चन का। तो इसमें जैन हो जाएगा आंसर आपका बी। एक सवाल पूछा सिंपल, ये भी वन लाइनर सवाल है, इसमें भी कुछ दिमाग लगा ही नहीं सकते आप, ठीक है, इसलिए हमने कहा कि हिस्ट्री में कुछ ऐसा है नहीं कि मैं, हाँ जैसे पिछली बार था बताने के लिए तो बहुत कुछ बता भी रहा था, इस बार बताने के लिए कुछ है नहीं, जो है उसको लेकर के। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया। ठीक है, इसका बहुत सिंपल आंसर है देवराय प्रथम। अब इसमें जैसे मैं बताता हूं कि अब इसमें क्यों ये बनना चाहिए स्टूडेंट से। देखो, एक तो पिछले 4 वर्षों से लगातार विजयनगर से एक सवाल है, पिछली बार फनम पूछा था, उससे पहले भी, मतलब लगातार एक सवाल है, और एक बार तो 1.5 या 2 सवाल पूछा है। हमारे डिस्कशन 2021 के भी हैं, 2022 के भी हैं, उसमें एकदम से सुझाव है कि भाई देखो विजयनगर से सवाल आ रहे हैं, विजयनगर आप पढ़ लीजिए, जो एनसीईआरटी चलती है उसमें भी बहुत ढंग से दिया हुआ है, और जो पुरानी एनसीईआरटी उसमें भी बहुत ढंग से इंफॉर्मेशन है। सतीश चंद्रा में साफ साफ ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन सतीश चंद्रा में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और 4-5 पेज का चैप्टर है, हम लोग रिकमेंड करते हैं कि नहीं पढ़िए, आप बाई लाइन पढ़िए। ठीक है, सुझाव में भी होता है, अच्छा पर्सनल लेवल पे जैसे हैंड आउट दे रखा हमने 2 पेज का, जैसे उसमें फनम था तो पिछली बार वो आ गया, इस बार ये बांध वाला भी इसमें मेंशन कर रखा हमने, चूंकि सतीश चंद्र की समरी बना रखी थी। कई बार बच्चे नहीं पढ़ते तो चलो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मेरी नज़र में तुम ये देख लेना, मतलब ये वाली बात है, तो वो क्लिक करने की बात है। बट जो बन सकता है, इतना ईजीएस्ट ऑप्शन तो आते नहीं कई बार, बट विजयनगर से सवाल बनने वाले पूछे जा रहे हैं। अब एक और सवाल है, किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी हुआ है, फॉरगटन एम्पायर करके एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, ठीक, और उसके जो लेखक हैं, ठीक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट है उस दौर के, और एक सवाल और पूछा है 3-4 विद्वानों का नाम लेकर के कि ये कौन है, तो उसका नाम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लोग उस किताब को भी पढ़ के जाते हैं। यानी केवल विजयनगर की जानकारी हो तो 2 सवाल इस बार, और दोनों एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे हैं। अब एक बार कहीं लगेगा कि भाई ये नाम कहां से आ गया, रॉबर्ट स्वेल का, अलेक्जेंडर का, तो भाई देखो कुछ बेसिक रिकमेंडेशन तो हैं ही सभी के पास। जो विजयनगर पढ़ के जाता है अनफॉरगेटन एम्पायर और फॉरगेटन एम्पायर के बारे में सबको पता रहता है उसके बारे में, उन्होंने ही तो पहली बार उस पर लिख करके विजयनगर को चर्चा में लाया था, किताब में उसका मेंशन किया हुआ एनसीईआरटी में। ठीक है, तो विजयनगर से एक सवाल पूछा गया लेखक के बारे में, वो अभी आगे आएगा, है ना, उससे भी वो क्लू मिल जा रहा है। तो आप कुल मिलाकर देखोगे जो बात बताई जा रही है, अब तक जितने भी सवालों की बात करें बेसिक किताब के रेंज में है। पढ़ना और याद रखना तो भाई देखो आप, ठीक है, तो है ही ऑब्वियस है। तो ये सवाल भी स्ट्रेट था, इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं, बस इतना बता दिया कि विजयनगर से देखो सवाल बहुत हैं। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किसी एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था। अभी आप जो टेस्ट सीरीज अपना होता है विजन का और अभ्यास वगैरह होता है, उसमें इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, डिस्कशन के दौरान हम लोगों ने जिक्र किया था। ठीक है, सतीश चंद्रा में भी ये मेंशन है, जब आप किताब पढ़ोगे तो वहाँ भी आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो कोई बहुत ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, या आप पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे हो कि पुर्तगालियों ने कैसे कैसे भारत में कब्जा किया, कहाँ कहाँ केंद्र बनाए, उसमें भी इसका उल्लेख मिल जाता है, स्टडी मटेरियल वगैरह जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के होते हैं। ठीक है, वहाँ भी आपको ये मेंशन तो है, फैक्चुअल
है फैक्चुअल, कंपनी से सवाल पूछे जाते हैं यूरोपियन व्यापारी कंपनियों से, मतलब हमारे सुझाव में भी प्राथमिकता पे होता है कि भाई आप इसको ठीक से पढ़िएगा। बट आप ऐसे पूछेंगे पहली नज़र में तो जरूरी नहीं कि इसको सब लोग पढ़ के जाएं, तो आप इसको डिफिकल्ट श्रेणी में भी रख सकते हैं या मीडियम रेंज। इजी रेंज में तो नहीं रख पाएंगे आप इसे। आमतौर पे जो बच्चों का पढ़ने का, जितने बच्चों से मैं मिलता हूँ देखता हूँ, तो उसमें क्या होता है, संक्रमणकालीन इतिहास को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं वो। तो यूरोपियन व्यापारी कंपनियों के थ्रू यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप ये अवेयर हो सकते हैं। किताब आपने पढ़ी सतीश चंद्रा वाली, तब भी आप अवेयर हो सकते हैं। ठीक है, और ये जिक्र है, मतलब अभी क्वेश्चन पेपर आया था तो डिस्कशन के दौरान, एक्सप्लेनेशन में भी इसका उल्लेख हम लोगों ने किया था बातचीत के दौरान। तो जो बच्चे अवेयर थे या किसी रूप में, ऐसा नहीं कि वो टेस्ट सीरीज कर ही रहे हो, तो कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, बट मध्यम श्रेणी या डिफिकल्ट श्रेणी में इसको रख के चलिए आप। ठीक है, ये एकदम से इजी वाला भी नहीं है कि आप, अब देखो जिसको याद है तो ऐसे ही याद रहता है, गोवा दमन दीव वो याद करके चला जाता है कब कब कब्जा हुआ। ठीक है, इसका आंसर बहादुर शाह था, इसका आंसर था बहादुर शाह, सी। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित? ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है, मुझे लगता है तैयारी करने वाला हर बच्चा इसको बना के आया होगा। यदि ये भी गलती करके आ गया है तो फिर अच्छी बात। 1833 का अधिनियम जो भी पढ़ता है वो इसे पढ़कर, सबसे बड़ी बात होती है, मतलब जीके वाले बच्चे भी बना देंगे जो वनडे एग्जाम्स वगैरह के जो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो तो सब पढ़ के जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल सवाल है भाई, 1833 का चार्टर एक्ट, डी। मैं यही कह रहा था, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, अब इन्होंने फॉरगटन एम्पायर किताब लिखी है, एनसीईआरटी में उल्लेख है, उस चैप्टर का नाम ही दे दिया गया है विस्मृत साम्राज्य। इनकी किताब का ही नाम चैप्टर की हेडिंग है, समझ रहे हो? उस चैप्टर का नाम एक होता है ना विजयनगर साम्राज्य चैप्टर, तो कई बार तो लिखा ही रहता है कि विस्मृत साम, तो हेडिंग ही वही है। ऐसा नाम क्यों दिया गया, कोई थोड़ा एक बार सोच ले तो अच्छा ठीक है भाई ये इसके लेखक थे, तो रॉबर्ट स्वेल और ये सब। बाकी देखो इलियट या बर्गेस वगैरह पहली बार में नहीं पकड़ में आएंगे आपको। एक अलेक्जेंडर आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा आइडिया रहता है कि भाई जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था तो सर्वे वगैरह करने में उनका भी रोल था, हड़प्पा का। मतलब आप इसमें से दो नाम को लेकर के क्लोज हो सकते हैं, अलेक्जेंडर को लेकर के और रॉबर्ट स्वेल को लेकर के। बट रॉबर्ट स्वेल वाला इंफॉर्मेशन आप पकड़ सकते हैं यदि आपने बेसिक किताबों का अध्ययन किया है तो। ठीक है, तो ये सब के सब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से जुड़े हुए हैं, पुरातत्विक उत्खनन से। आप देखिएगा ना एनसीईआरटी किताब में, या तो 7वीं वाले में या फिर 12वीं, जो 1, 2, 3 करके जो चैप्टर विजयनगर का है, वो चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है स्वेल की किताब के नाम पे। जो उनका किताब है उसी चैप्टर की हेडिंग बना दी गई है। ठीक है, तो अब जो एनसीईआरटी लेवल पे कोई चीज है तो आप अपेक्षा होती है कि आप उसे करके जाइए, है ना। ये सब हो गए पुरातात्विक उत्खनन। अब सुमेल करने के लिए दिया गया है, आप इसको मीडियम रेंज में रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके पहले जो आर्कियोलॉजी वाला क्वेश्चन था वो भी मीडियम से डिफिकल्ट रेंज में था। जैसे अभी आराम से बात करने की बात होती है ना, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर अलग होता है। ठीक है, इसलिए वो मीडियम से डिफिकल्ट रेंज में था, डिफिकल्ट भी कह सकते हैं आप उसको, ऐसा नहीं था कि एकदम ईजी था वो। ये भी मीडियम से डिफिकल्ट रेंज में है। ठीक है, ऑप्शन के कारण थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, अदरवाइज वो पुराना वाला ऑप्शन का तरीका होता तो आप कर लेते इसको। जैसे बिसनगर है, अब ये बहुत बेसिक है कि बिसनगर जाना जाता है, अब बहुत कुछ हो सकता है वहां पे, बट जाना जाता है वह विदिशा में गरुड़ स्तंभ के लिए।
विदिशा जाना जाता है गरुड़ स्तंभ के लिए। कभी आप कोई पढ़ेंगे आप तो एक इंडो ग्रीक जो मैं बता रहा था मिलिंद प्रश्न के बारे में भी, उसी दौर के एक शासक है हेलियोडोरस, एंटियालकदस, उनका एक दूत है हेलियोडोरस। वो वहाँ जाता है सुंग शासकों से अनुमति लेकर के बेसनगर या विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना। तो इसमें डाउट या आप गलत करने की स्थिति में से ये एक ऐसा स्टेटमेंट है भाजा जो किसी भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए भाजा के बारे में। ठीक है, भाजा के बारे में किसी भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। करेक्ट। जब आप पढ़ोगे मौर्योत्तर काल में चैत्य और बिहार के बारे में, तो महाराष्ट्र में भाजा, कारले, वित्सा, पिथलखोरा, अजंता, एलोरा। इधर आंध्रा वाले इलाके में आ जाओगे तो गूली, जगायपेट, भट्टीप्रोलू, अमरावती, नागार्जुन कुंड। मतलब बेसिक लेवल पे भी जैसे कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है तो यहाँ क्रैम करना, चूंकि कल्चर का पार्ट है ये, तो रेगुलर बेसिस में भी आर्य शर्मा में भी उल्लेख है भाजा के बारे में, बेसनगर के बारे में भी। ये भी बता दूं, ये दोनों आर्य शर्मा में भी उल्लेख है। जैसे सोर्स का भी बताना हो तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ सोर्स आपको, जो मैं रिकमेंड करता हूँ प्राचीन भारत आर्य शर्मा, ठीक है, उसमें उल्लेख है दोनों का। तो लोकप्रिय है, ये कोई भी बता सकता है कि यहाँ पे बौद्ध गुफा मंदिर है। सितनावसल का जिक्र हर एक साल करंट अफेयर्स में जबरदस्त तरीके से रह रहा है। 3 साल से तो करंट में पढ़ा ही रहा हूँ आपने विजन वाले मंच पर, तीनों साल में सितनावसल के बारे में ठीक से जानकारी। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पड़ता है सितनावसल, जैन गुफा है, अभी कुछ कुछ नई नई जानकारी मिली है, संभवतः पांड्यों के दिन गुफा का निर्माण हुआ था। हर एक साल करंट अफेयर्स में हम इसकी जानकारी प्रोवाइड करते हैं, या कोई भी अपनी विजन आईएएस की मंथली मैगजीन में हर एक साल, 3 साल से तो मैं ही करा रहा हूँ कवर। ठीक है, तो इसमें कोई नथिंग न्यू, मतलब ये पता तो होना चाहिए ये वाला हिस्सा भी, है ना। बट आप इसको भी मीडियम से डिफिकल्ट वाली श्रेणी में रखिएगा, कौन कैसे पढ़ता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्लियर है कि इसमें 2 सही हैं, ये और ये, पहला वाला क्लियर कट गलत है। ठीक है, तो 2 सही हैं तो बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। ठीक, अब हर एक साल मनाया जाता है, बट अब इतने सारे दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है, कि आपको याद रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो आप इसको एटलीस्ट इस वाले ऑप्शन को डिफिकल्ट में तो रख ही लीजिए आप। दूसरा है कि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, 7 अगस्त को। चूंकि एक बड़ी घटना है स्वदेशी आंदोलन और यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो आमतौर पर ये सुझाव होता है बच्चों को कि स्वदेशी आंदोलन को हमेशा डेप्थ में पढ़िए। तो 1905 में जो 3 ऐसे मंथ हैं, एक जुलाई का मंथ, एक अगस्त का मंथ और एक अक्टूबर का मंथ। जुलाई में करजन ने आदेश जारी किया था, 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल से, ठीक है, शुरुआत हुई थी। बिपिन चंद्रा में भी डेट लिखा हुआ है, जो अपने प्रैक्टिस पेपर होते हैं उसमें भी डेट के साथ हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है उसको, है ना। तो डेट भी लिखा रहता है, एटलीस्ट मंथ तो पता रहेगा। मंथ भी याद रह गया तो हम क्लोज पहुंच जाते, नहीं ठीक है, फिर वो उस तरह से नहीं फंसता है क्वेश्चन, जब अगस्त में ध्यान है तो। टाउन हॉल से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और अक्टूबर में एक विभाजन के विरोध में, मतलब ठीक है, एक शोक दिवस मनाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेतृत्व। तो 1905 के ये 3 डेट बहुत फेमस हो जाते हैं, 3 मंथ जो है। एक 7 अगस्त हो गया, एक 16 अक्टूबर के कुछ ऐसा हो गया, है ना। तो ऐसे करके तो आप पहला सही है, मतलब इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हैंडलूम डे मनाया जाता है, करेक्ट है। इस बार अभी जो इस बार हैंडलूम डे हुआ था लास्ट, उसमें प्रधानमंत्री जी बहुत सारे हैंडलूम के कपड़ों के साथ उनकी तस्वीर जो है मतलब अखबारों में आई थी। अब उतना फॉलो नहीं करिएगा कि किस दिन वो कौन सा कपड़े पहन रहे हैं, है ना, मतलब डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपके पास अवेयर है तो ठीक है, आप वही बात है कि आप बहुत सीरियस हैं अपनी चीज़ों को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर के, तो आप इसको
सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक इंफॉर्मेशन नहीं पता तो रिस्क है। बट शुरू किया गया था, यदि ये पता है आपको, जैसे देखो ये भी वैसे 7 अगस्त को शुरू किया गया है, तो डिफिकल्ट कि डेट कितना लोग याद रखेंगे। बट कई बार ये आइडिया लग सकता है कि 1905 में अगस्त में शुरू। तो कथन और कारण में क्या होता है कि भाई ये कथन हो गया तो क्या इसका कारण, हाँ हो सकता है इसकी याद में शुरू किया होगा। तो इसका आंसर है ए, कथन एक सही है और 2 भी सही है, और कथन 2 जो है एक की सही व्याख्या, व्याख्या उससे कारण है उसका मतलब। जैसे हैंडलूम डे शुरू किया गया, क्यों, तो इस कारण, तो ये करेक्ट माना जाता है। कथन कारण वाले सवाल पहले बहुत पूछे जाते थे यूपीएससी में, 2005, 4 और उससे पहले बहुत आप देखोगे सवाल, हर एक साल 10 से 15 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, यूपीएससी में। इसका बस यही तरीका है, पहले ये देखना कि दोनों सही है, दोनों में कोई एक गलत है। एक गलत है तो आंसर वहीं पूरा हो गया आपका, दूसरा सही है। और दोनों सही है तब थोड़ी बात व्याख्या है कि नहीं है। कोई भी एक गलत हो गया तब तो आंसर क्लियर हो गया आपका। कथन कारण में पहले बस देखा जाता है कि सही है या गलत है, तो फिर कुछ पढ़ने की जरूरत, गलत है तो बात ही खत्म, ठीक है। तो ये पूछा गया है, आप इसको भी डिफिकल्ट श्रेणी में ही रखिएगा आप, है ना। मुझे लगता है अब इतिहास के कोई सवाल बचे नहीं, है ना। थैंक यू, ठीक है। आइए थोड़ा सा मैं आपको शेयर कर दूं पीछे की तुलना में क्या क्या चीजें बदलती हुई प्रतीत हो रही हैं। एक तो देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ये यूपीएससी के हाथ में होता है, हम में से किसी के हाथ में नहीं होता है कि भाई कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट कोई शक नहीं कि 13 प्रश्न इतिहास से पूछे गए हैं इस बार भी। पिछले 10 वर्षों में 15 से कम प्रश्न कभी नहीं पूछा गया था, तो ये भी कम नहीं है। बट पहले क्या था, जैसे पिछले साल 15 से ज्यादा 16 प्रश्न पूछे गए हैं, तो बस 7-8 से ज्यादा बनेंगे नहीं। पिछले साल 15 पूछा गया था, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में 7 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें 4 या 5 किसी भी तरह से कर लो बनेंगे नहीं, ठीक है। पूरा एफर्ट लगा लो आप उससे में, बाद में चाहे जितना आंसर हम लोग बता दें ला करके, वहां नहीं बनना था। आप कटअप भी देख ही रहे हो, 88.22, यानी मोटे तौर पर 44, 50%। तो हमने 15-16 में कहा था कि भाई देखो आप 7-8 बहुत अच्छा करोगे, 10 तक जा पाओगे आप। तो जो बनने योग्य सवाल है उसके आधार पर हिस्ट्री का एक कटअप हम बार बार, भाई हिस्ट्री में क्या सेंस है, हिस्ट्री का क्या सेंस निकल रहा है, तो वो वाली बात यहां हम लोग रख देते हैं कि भाई देखो हिस्ट्री का ये सेंस। तो पिछली बार की तुलना में इस बार भी देखोगे यदि आप, तो आप 7-8 प्रश्न नेगेटिव हटा करके बना सकते हो पिछली बार की तुलना में, आप बना सकते हो। दूसरा, यदि हम नोटिस करें, हम देखें, हम एंशिएंट से पिछली बार काफी डिफिकल्ट सवाल था, तुलनात्मक रूप से इस बार में जो एंशिएंट से सवाल पूछे गए हैं डिफिकल्ट अभी भी हैं 2-3 सवाल, बट बाकी सवाल तुलनात्मक रूप से रेंज में है, बनाए जा सकते हैं यदि आपने प्लानिंग ठीक कर रखी है। तो थोड़ा सा देखोगे आप तो डिफिकल्टी लेवल पहले की तुलना में कुछ कम सा दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन का वेटेज देखोगे आप तो एंशिएंट का वेटेज पहले भी 7-8 था, इस बार भी 7-8 ही है क्वेश्चन का वेटेज। एंशिएंट का वेटेज एकदम बना हुआ है, और उसमें कल्चर का वेटेज भी बना हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री में कल्चर का वेटेज भी बना हुआ है, ठीक है, उसमें कोई चेंज। मेडिवल इंडिया में पिछले बार 4-5 सवाल पूछे गए थे पिछले साल, इस साल 3 सवाल पूछे गए हैं। बट मेडिवल इंडिया का एक ट्रेंड है पिछले 5 वर्षों में, मैं हर बार पीछे भी कहा फिर अभी कह रहा हूं, जो सवाल पहले भी पूछे से 5 पूछे गए तो 3 या 4 बनाने योग्य थे पिछले साल, उससे पहले वाले साल में भी 5 में 3 बनाने योग्य थे, इस बार भी जो पूछा गया वो बनाने योग्य है। तो इंटरेस्टिंग बात यह कि मेडिवल इंडिया के जो सवाल हैं वो एकदम बनाने योग्य, कुछ चैप्टर पे थोड़ा वर्क हो जाए तो वो बनाने योग्य सवाल हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा।
मॉडर्न इंडिया की बात करें हम, इसमें इस बार हम आधुनिक भारत की बात करें हम, क्वेश्चंस की संख्या लगातार कम होती गई है इसमें पिछले 3-4 सालों में। पिछले साल आधुनिक भारत से मात्र 3 प्रश्न पूछे गए थे और इस साल केवल 1.5 प्रश्न पूछे गए हैं। एक हैंडलूम वाला प्रश्न आधा है, एक 1833 के अधिनियम वाला प्रश्न। इस साल केवल 1.5 प्रश्न पूछे गए हैं। बट ऐसी कोई स्ट्रेटजी मत करिएगा कि अब मॉडर्न से नहीं पूछा जा रहा, क्योंकि बच्चों ने इस बात को बना लिया था एकदम पूरी तरह से कि भाई आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिए आप, बाकी एंशिएंट मेडिवल में आपको एफर्ट लगाने की जरूरत एकदम से बना हुआ, जबकि यूपीएससी 4 साल से एंशिएंट मेडिवल से बहुत ज्यादा सवाल पूछ रही है। जितने प्रश्न पूछे गए, एक बार मैं आपको फिर से गिनती करके भी बता दूं, ठीक है? जितने प्रश्न पूछे गए आप देखोगे इसमें, है ना, थोड़ा एक आपको आइडिया भी लग जाएगा इस तरह का कि भाई अब जैसे पूछा गया, ठीक, हमने कहा धान्य कटक, जैसे आप आर्थिक इतिहास, जैसे कहते हैं ना कि भाई आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं आप, तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो कोई भी टॉपिक में, मान लो जैसे हमने मौर्य काल लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास। अब ये आर्थिक इतिहास का बहुत बेसिक सवाल है। मौर्योत्तर काल को जाना ही जाता है अधिकतम शिल्पों और शहरों के लिए। हम आर्थिक इतिहास बेसिक पूरा पढ़ रहे हैं, बट जाना क्यों जाता है उस काल को, तो बहुत बेसिक सवाल है। अब कोई स्टूडेंट केवल सांस्कृतिक इतिहास पढ़ के जा रहा तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। और सिलेबस क्या कहता है, भारत का इतिहास पढ़िए। तो यदि आप जैसे मान लो प्राचीन भारत के 10 टॉपिक है और 10 टॉपिक पे आपकी बेसिक जानकारी है तो समस्या नहीं आएगी। प्राचीन भारत के लिए मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि राम शरण शर्मा की किताब, कुछ चैप्टर को उसमें छोड़ दें तो बहुत अच्छी किताब है, उस पर आप बेस बना लीजिए। और एनसीईआरटी में 6ठी वाली किताब और जो वॉल्यूम 1 किताब है, एनसीईआरटी की जो 11-12 की 3 वॉल्यूम में किताब है ना, 1, 2, 3, ठीक है, तो 1, 2, 3 और 6, 7, 8 आर एस शर्मा को बेस बना लीजिए, मध्यकाल में सतीश चंद्रा को बेस बना लीजिए, और मॉडर्न इंडिया में बिपिन चंद्रा को। जैसे अब जो 1.5 सवाल पूछे गए बिपिन चंद्रा में है, जो 3 सवाल पूछा गया मेडिवल इंडिया में सतीश चंद्रा में है। तो ओल्ड एनसीईआरटी ऐसे देखोगे तो आपको करीब करीब 13 में 8-9 सवाल ओल्ड एनसीईआरटी में है। तो फिर बहुत ज्यादा कहां पढ़ना हुआ हमें, एक ही किताब तो पढ़ना हुआ हमें। पिछली बार भी जो सवाल बन रहे थे सो बन रहे थे, जो नहीं बन रहे सो नहीं बन रहे हैं पढ़ के, ठीक है। तो एक जस्ट तरीका बता दिया आपको कि किन छात्रों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ये एक एनालिसिस में आपके सामने रख दे रहा हूं, है ना। दूसरा हमने बताया, ठीक है, ये कल्चर बेस्ड सवाल है, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना, और थोड़ा डिफिकल्ट होगा पहले वाले ऑप्शन में, ठीक है, अदरवाइज इसमें इशू नहीं था। स्तूप के बारे में बेसिक जानकारी है, आर एस शर्मा की किताब में भी मिल जाएगा आपको, दूसरा और तीसरा समझ बन जाएगी आपको, उससे भी कहीं से भी पढ़ते हैं आप तो, कोई किसी का क्लास भी आपने किया हो तो उससे कोई बहुत इसमें इशू नहीं है। तीसरा सवाल भी बहुत बेसिक है, संगम साहित्य से पूछा गया है ना, मतलब संगम काल से। छोटी सी एक जानकारी यहां और दे दूं, एक अंतर बता दूं। पीछे प्राचीन भारत में एक तो बुद्ध काल और मौर्य काल से 3 साल से लगातार एक एक सवाल थे, मौर्य अभिलेख से भी। मौर्योत्तर काल से सवाल 9 के बराबर था। अभी मौर्योत्तर काल से 2 या 3 सवाल मैं देख रहा हूं, 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में। संगम काल पे 2 सवाल हो गए और एक धान्य काटक सवाल हो गया, ठीक है। मौर्य काल के बाद वाला जो चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री में 7 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन में 3 सवाल तो केवल मौर्योत्तर काल से पूछे गए हैं, जबकि वो कभी कभी आता था। मौर्य काल से रेगुलर एक सवाल आ रहा था 3 से 4 साल से भी, और अभिलेख तो फिक्स हो गया था। एक चेंज ये भी दिखेगा आपको, बट कोई बहुत डायनामिक वाला चेंज नहीं हो गया। वो अभिलेख वाले क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट थे, ये सॉल्व करना ज्यादा आसानी सब जो सवाल है, ठीक है, वो ज्यादा डिफिकल्ट थे पूछे जा रहे थे। बट हाँ,
उसको भी था कि पढ़ के सॉल्व किया जा सकता है। ये एक चेंज दिखेगा आपको। मौर्य गायब है इस बार, और मौर्योत्तर से एक नहीं बल्कि 3 सवाल है। ओवरऑल भी देखोगे आप तो दक्षिण भारत से ठीक ठीक सवाल है, 4-5 सवाल आपको दक्षिण भारत से ही। यूपीएससी इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि पूरे भारत से सवाल पूछ लें वो, ठीक है। ये हमने बता ही दिया था आपको इस प्रथा के बारे में, है ना, कि डिफिकल्ट है, याद है तो ठीक। आप पढ़, ये अभी एनसीईआरटी जो नई वाली है उसमें संगम काल में यदि इसका उल्लेख है तो अलग बात है, उपेंद्र सिंह में तो इसका उल्लेख है, वो सोर्स में दिया हुआ है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं एक बार, है ना। किताब नहीं देखना, आपको प्रैक्टिस करनी है ना। ये भी हमने बता ही दिया आपको, आर एस शर्मा और सोर्स पे, तो आप देख सकते हैं कि सवाल बेसिक सोर्स पे सॉल्व होने वाले सवाल, और ये ट्रेंड पे है, पूर्व मध्यकाल पे पूछा जा रहा है। पूर्व मध्यकाल फिर से तैयार करना है आपको, ठीक है। यहां आप नंबर ऑफ किताबों की संख्या बढ़ाते चलिए, पढ़ते चलिए। यदि आपका समय होगा तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि किताबों की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, आप इसको रेंज में नहीं ले सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। बट इसमें फिर भी 2 ऐसे थे जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, कि तीसरा भी पता चल सकता है, हमीर महाकाव्य भी, डिपेंड करता है प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है तो, ठीक है स्टूडेंट। ये सामान्य सवाल था, इसमें भी कुछ खास डिफिकल्टीज नहीं थी, हमने बताया आपको भी, पढ़ने योग्य सवाल था। ये बस अब पढ़ने वाली बात है, पढ़ा है तो इजी आपके लिए, नहीं पढ़ा है तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है भाई। चारों शासक तो विजयनगर के ही है ना, तो बहुत डिफिकल्ट है। ये सवाल भी सेम था, पढ़ा है तो इजी है, नहीं पढ़ा है तो डिफिकल्ट। 2 तरह की संभावना है इसमें। एक संभावना है यदि पुर्तगालियों के बारे में भी पढ़ा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने बताया जो टेस्ट पेपर था, मैं डिस्कशन करा रहा था, खुद हमने एक्सप्लेन किया इसको किसी एक पेपर में, जो टेस्ट सीरीज है उस पर खुद हमने एक्सप्लेन किया कि देखो ये हिस्सा जो है बहादुर शाह ने, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है और मैंने खुद एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो एक वो हिस्सा है इसमें, है ना। ये बहुत सिंपल है, अभी बात हो ही गई आपसे, इसमें कुछ है नहीं। इसको आप डिफिकल्ट वाली श्रेणी में रखिए, बट आप क्लू है आपके पास, या तो मीडियम या टफ। इजी तो खैर नहीं कह सकते इसको हम, है ना। इसको भी मीडियम वाली श्रेणी में रखिए आप। ये जो सवाल पूछा गया था इसको डिफिकल्ट वाली श्रेणी में रखिए आप सवाल। तो हम क्या देख रहे हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट में है ही, और 1-2 मीडियम रेंज में है। तो 13 में इसलिए हमने कहा कि इस बार 68 सवाल बन सकते हैं बच्चों के। बस आपके लिए सुझाव ये है कि देखो जैसे ट्रेंड चेंज होता है, क्वेश्चंस कम हो गए, मौर्यों से फिक्स था तो मान लो जैसे वो गायब हो गया, बट विजयनगर से फिक्स है तो आ रहा है, पूर्व मध्यकाल से फिक्स है तो आ रहा है, मौर्योत्तर काल से 3 प्रश्न आ गए, मॉडर्न इंडिया लगभग गायब हो गया है, बट एंशिएंट मेडिवल का महत्व तो बना हुआ है। तो इन सब आकलन से बाहर कैसे निकला जाए, इतना कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्या फायदा? अंतिम रूप से इसका कोई फायदा नहीं है कि सब हम अपनी विद्वता दिखाते रहते हैं कि भाई देखो मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। बेसिक रूल मैं बता देता हूं एक लाइन में, तैयारी कैसे करिए और क्या ध्यान रखिए, उस पर यदि आप अमल करेंगे तो किसी भी स्थिति में, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो तो सबके लिए होगा, इजी हो तो आपको फर्क नहीं पड़ना है। हम अभी 10-5 और ऐसे एनालिसिस कर देंगे तो आपको लगेगा कुछ मैं ज़्यादा जानता हूं, और आपको लगेगा भी हाँ कुछ गंभीर बातें बताई गई, सर की पकड़ बहुत अच्छी है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। सिंपल सा रूल है, ठीक है, उस रूल को फॉलो करिए। मैं बता देता हूं आपको जो मैं समझता हूं, ठीक है। एक तो पूरे सिलेबस को तैयार करें आप। एंशिएंट इंडिया में 10 टॉपिक है, पाषाण काल, हड़प्पा, ताम्रपाषाण, वैदिक, मौर्य, बुद्ध काल, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, है ना, पूर्व मध्यकाल। तो पूरे के पूरे टॉपिक को तैयार करिए, राजनैतिक, आर्थिक। अब जैसे होयसल, यादव, वो तो राजनीतिक इतिहास का सवाल है ना। धान्य काटक आर्थिक इतिहास का सवाल है, धान्य काटक आर्थिक इतिहास का। जो संगम वाली प्रथा पूछा वो राजनीतिक इतिहास का सवाल है। जो बंदरगाह पूछा ठीक है वो, बट है तो आर्थिक इतिहास का सवाल। अभी इस 8 सवाल में 4 कल्चरल हिस्ट्री से है, तो 2 पॉलिटिकल हिस्ट्री से, तो 2 इकोनॉमिक हिस्ट्री से है।
ओपन सेशन हम लोग हर साल 2-3 बार लेते हैं और मैं एक ही बात उसमें दोहराता हूँ, जो बच्चे तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, आप सिलेबस पूरा पढ़िएगा। कहता हूँ ना सौरभ भाई मैं ये बात, ठीक है, ये लगातार सुन रहे हैं ये भी मुझे, है ना। आप लोगों से भी, आप जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप जब शुरू करता हूँ क्लास, पूरा सिलेबस करना है हमें। किसी एक सिलेबस में रिसर्च टॉपिक में रिसर्च मत करिए, आप बेसिक जानकारी दीजिए और आगे बढ़िए। आप पहले जानकारी को संभाल लीजिए जो आपके पास है वो, तो कंप्लीट सिलेबस तैयार करिए आप, ठीक है। नंबर 1, अभी एग्जाम्पल देके बता दिया, 8 सवाल में 4 पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री से और 4 कल्चरल हिस्ट्री से है, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक हिस्ट्री से 3 सवाल बन रहे हैं, कल्चरल हिस्ट्री से 2 बन रहे हैं, तो उसमें भी डाउट फंस रहे हैं। हर बार कल्चरल हिस्ट्री सवाल डिफिकल्ट होता है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, कल्चरल हमने कर लिया, अरे भाई प्रश्न को देख लो एक बार, ठीक है। आप केवल कल्चरल कर लिया तो 4 में तब भी 2 से ज्यादा नहीं बनने हैं, 4 तो आपके ऑप्शन के बाहर चले गए, मेहनत बहुत ज्यादा कर लिया आपने। तो ये, और सिलेबस यूपीएससी कहती है भारत का इतिहास, तो क्यों कल्चरल पढ़ते हैं आप जब पीटी में सांस्कृतिक लिखा ही हुआ नहीं है। तो आप, ठीक है, एक तो ये सिलेबस तैयार कर लें, दूसरा नोट्स होने चाहिए भाई सभी के पास, अपना नोट्स बना लेना। कहीं किसी से पढ़ा है आपने किसी कोचिंग वगैरह में, तो उनके नोट्स को फॉलो करना, भरोसा है उनके ऊपर, तो ये शब्द लगा दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। भरोसा है तो फॉलो करना, नहीं है तो फिर अंधेरे में मत रहना, एक तय कर लेना आपको क्या करना है, ठीक है। बट नोट्स होने चाहिए। तीसरा, याद रहना चाहिए, बिना याद के कुछ भी बात, ठीक है। जो आपके नोट्स है ना उसको आप बार बार पढ़िए, पूरी तरह से क्रैम करिए, और नंबर ऑफ रीडिंग्स मत बढ़ाइए आप। हमने ये किताब पढ़ ली, ये किताब पढ़ ली, रीडिंग्स मत बढ़ाइए आप। 5वें चौथे नंबर पे आप क्या करिए, आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से, मतलब मोटे तौर पे मान लीजिए आप 1500 से 2000 सवालों को बना जाइए आप, ठीक है। एक सोर्स, जैसे हमने कहा आर्य शर्मा, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, अब इस बार तो जो बनना था सब बन गया यहां से, इस तीनों किताब से। पता नहीं लोग क्या क्या सोचते रह जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा मेथड हमने बताया आपको कि 1500 से 2000 प्रश्नों को बनाइए। अब जब बनाइए तो एक चीज का ध्यान रखिए कि जो आता है वो गलत न हो। यदि वो गलत हो गया, जैसे 100 क्वेश्चन का आप सेट बना रहे हैं 20 प्रश्न, तो आप सोचिए उस समय थॉट्स क्या थे आपके, क्यों गलत हुआ। कंपटीशन इतना टफ है कि आते हुए सवालों को गलत करने की अनुमति अब नहीं है। केवल अपने थॉट प्रोसेस को रीड करिए कि क्यों गलतियां हुई हमसे, क्यों गलती हो गया हमसे। सोचिए क्या मन में आया था उस समय, पढ़ने में कहां चूक हो गई। जो नहीं आता है उसको गलत मत मानिए आप। जैसे मान लो 1000 सवाल का आपका आंसर आता है, 1000 के नहीं आते हैं। अब क्या करिए, जो नहीं आता है उस पर आप दोबारा से, आपके पास रीडिंग हो या कुछ एक्स्ट्रा सोर्स हो तो रीडिंग्स करिए, उन प्रश्नों के उत्तर को सर्च करें। विजन आईएएस के पेपर को आप बना रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए आप, सर्च करिए, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए आप। तो लगभग जितनी जानकारी आपके पास है उसमें 15 से 20% जानकारी ऐड हो जाएगी आपकी, और छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी, प्रश्न को समझने लगेंगे। अब जैसे बहुत सारे सवाल है, जैसे हमने अभी कहा ना, अभी एक ध्वज संहिता के ऊपर है, करंट वाली क्लास ले रहा था और मैं नहीं पढ़ाया उसको क्लास के अंदर भी। हाँ, एग्जैक्ट वो अनुपात उस तरह से नहीं था, बट 3:2 तो हमने बताया ही था, और जो मीटर वगैरह था उतना डिटेल में हमने नहीं पढ़ाया, बट पढ़ाया तो है। ध्वज संहिता वाला सवाल पूछा गया इस बार। तो सितनावसल, ये सब जब हम बता रहे थे आपको, भोटी विस्फोट बोध गया, मुझे तो खुद ही याद है। हाँ, मैगजीन वगैरह में भी है वो, तो ठीक है। तो आप सवाल बनाइए, क्वेश्चंस, ठीक है, और उसको सर्च करिए। प्राचीन भारत का सवाल, रामचंद्र शर्मा इसका आंसर था नहीं, जो एनसीईआरटी छठी वाली या 11वीं वाली में था क्या आंसर था, एटलीस्ट सर्च करिए आप। सर्च करने के क्रम में आप बाईलाइन पढ़ जाएंगे, और वो जो आपकी पकड़ बनेगी ना, वो ऐसे पढ़ के नहीं बनती है। ये नंबर्स बढ़ सकते हैं तो बढ़ जाएं।
अब जो सवाल गलत हुए और जो आपसे नहीं बने उसको बार बार दोहराना है। ये नहीं कि अच्छा हो गया, अब इसका आंसर मैं जान गया, फिर तो हो गई बात। आपने उसके जरिए बहुत सारी जानकारी एकत्रित की ना आपने। तो आप 4 किताब पढ़ के भी वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो 2000 सवालों को बना करके आप अचीव एक बार बेस बनाने के बाद। इसलिए ऑब्जेक्टिव का बेसिक रूल है कि आप फिर प्रैक्टिस में पूरी तरह से डूब जाइए, उतर जाइए आप। ठीक है, इसमें कोई मैं गेस वेस की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये जरूर करिए, जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म से सवाल अभी भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जानकारी का दायरा थोड़ा थोड़ा बढ़ा के चलिए आप। प्रैक्टिस में भी खूब बहुत ध्यान दीजिए आप। विजयनगर से सवाल वो कर सकते हैं आप, बट ये करना कि विजयनगर का राजनीतिक इतिहास हमने नहीं पढ़ा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप। ये अफोर्ड आप नहीं कर सकते हैं। पिछली बार भी एक सुझाव दिया था, 18वीं सदी, 14वीं से 16वीं सदी और 8वीं से 12वीं सदी, तीनों मिलाकर के 4 से 5 सवाल लगातार दोनों साल, 3-3, 4-4 सवाल, ये संक्रमणकालीन फेज हैं। गहरवाल वाला जो सवाल पूछा गया वो, जो पुर्तगाली वाला सवाल पूछा गया वो, विजयनगर का सवाल, मतलब यानी फिर 3 सवाल संक्रमण काल वाले फिर से पूछे गए हैं। आप कभी सुझाव देखिएगा तो हमने लिख करके बताया हुआ है कि संक्रमण काल पे यूपीएससी फोकस बढ़ा दिए, पहले नहीं होते थे सवाल इसमें बहुत ज्यादा, विजयनगर रहता था। बट ये सब अनुभव तो हम लोग शेयर कर ही लेते कि ये है वो है, बट बेसिक रूल ही आपका बेसिक ठीक नहीं तो अनुभव किस काम का। इसलिए सब अनुभव को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, पढ़ते जाइए, जो ट्रेंड में दिख रहा है उस पर रीडिंग थोड़ी बढ़ा दीजिए आप, प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए आप। सिंपल सा रूल है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना है। ये बढ़ गया ट्रेन, ये घट गया ट्रेन, हमें पढ़ने के तरीके में बदलाव की कुछ भी नहीं। लेवल भी देखेंगे तो पिछली बार की तुलना में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हिस्ट्री में, मतलब जबकि ओवरऑल जीएस में चैलेंज था, हिस्ट्री में ये वाले ऑप्शन भी जो है ना, एक युग वाले 2 युग कम ही है, बाकी विषयों में ज्यादा है। हिस्ट्री में ये वाले ऑप्शन भी कम आए पिछली बार की तुलना में, है ना। तो ऐसे तुलना करने के लिए बोलेंगे तो पिछली बार की तुलना में चूंकि एनसीईआरटी लेवल पे देखा जाए तो ज्यादा, बट दूसरा सेगमेंट हो जाएगा टफ। टफ ही आ गए तो क्या हुआ पिछली बार। अभी भी जो चीजें आ रही हैं कि पिछली बार से कट ऑफ अधिक नहीं होगा, 88.22 गया है तो उससे अधिक क्वेश्चंस नहीं होने वाले सॉल्व, इस बार भी ये बात मानी जा रही है ना। तो उससे नीचे ही कट ऑफ जाएंगे, कोई 84 कहता है, कोई 80 कहता है, मैं नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट क्या जाएगा। बट कुल मिलाकर एक बात तो क्लियर है ही ना कि कट ऑफ की जो संभावना है कि 88 से अधिक, तो बाकी सेगमेंट टफ आया तभी तो ये बात कही जा रही है। तो हिस्ट्री में 3 से 4 सवाल डिफिकल्ट थे, एकदम आप छोड़ भी सकते थे, अटेम्प्ट ले सकते थे। 1-2 सवाल मीडियम रेंज के मान लीजिए आप, और 6-7 सवाल बिल्कुल ही बनाने योग्य हैं, कोई शक उसमें मत रखिएगा आप। और इस सिस्टम को फॉलो करिएगा तो सारे गेस। अब इसमें सांस्कृतिक इतिहास पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आप वेट बढ़ा दीजिए अपना पढ़ने का, ठीक है। आप तुलना करके देखिए, पिछले बार भी सांस्कृतिक इतिहास में प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास से कितने सवाल सॉल्व हो रहे हैं 2021, आप खुद एनालाइज करके देखिए तो अपना आप। नॉन सांस्कृतिक वाला ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। आप हर बार का लेवल जब पूरा पढ़ लेंगे तब आप एनालाइज कर पाएंगे आप। मैं तो, मुझे याद है, मैं देख रहा हूं तुलना करके, संस्कृति वाले सवालों में बार बार वो डेप्थ में चले जा रहे हैं। तो क्यों नहीं हम एक एवरेज ऐसी तैयारी कर लें हम, जिससे हम जिधर भी सवाल है उसके बाद हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग थोड़े अपना दायरे को बढ़ा लें हम। मेरा तो सुझाव यही होगा हिस्ट्री को लेकर के, है ना। ठीक है, और थैंक यू आप सभी को, है ना।